हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 17 मई 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले इस न्यूज़ को डिस्कस करते हैं जो प्रमुखता से प्रकाशित की गई है कि मालीवाल ने तोड़ी चुप्पी, केजरीवाल के निजी सहायक पर केस दर्ज कर दिया गया है। अभी 3 दिन पहले एक मीटिंग थी जिसमें कि जो दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और उनके निजी सचिव भी वहां पर मौजूद थे। सीएम आवास पर यह बैठक हो रही थी। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद पीसीआर वैन को कॉल किया गया और स्वाति मालीवाल वहां से रोती हुई बाहर निकली और सीधे थाने पहुंची और वहां पर उन्होंने शिकायत बताई। हालांकि लिखित शिकायत वहां पर उन्होंने नहीं दी थी। पुलिस ने उनसे बोला भी कि आप लिखित अगर शिकायत करती हैं तो हम कार्रवाई करेंगे। उसके 3 दिन बाद इन्होंने ये लिखित केस दर्ज किया हुआ है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर अपने साथ हुई बदसलूकी के मामले में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने आखिरकार 3 दिन बाद पुलिस को लिखित शिकायत दे दी है। स्वाति ने गुरुवार को अपने आवास पर आए पुलिस अधिकारियों को करीब 4.5 घंटे तक विस्तार से वो सारी बातें बताई जो उस दिन घटना घटित हुई थी। 2.5 पेज की शिकायत में उन्होंने बताया कि विभव कुमार, जो कि निजी सचिव हैं मुख्यमंत्री के, ने उन्हें काफ़ी देर तक पीटा, थप्पड़ मारे, लातों से पीटा, पेट में लात मारी, शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट पहुंचाई है और वो अचेत हो गई थी, यानी कि बेहोश हो गई थी। पुलिस ने सिविल लाइंस थाने में विभव के खिलाफ छेड़खानी, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने व महिलाओं की बेइज्जती की धाराओं में केस दर्ज किया है। इनमें छेड़खानी गैर जमानती धारा है, इसलिए पुलिस उनको गिरफ्तार भी कर सकती है। केजरीवाल, विभव कुमार व घटना समय मौजूद कर्मियों से भी पूछताछ हो सकती है। जांच में जिसकी भूमिका सामने आएगी उन्हें आरोपित बनाया जाएगा। साजिश के एंगल पर भी जांच होगी कि कहीं ये स्वाति मालीवाल कहीं साजिश तो कोई नहीं कर रही हैं, इस एंगल को भी देखा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कोई भी ताकत नागरिकता संशोधन कानून को खत्म नहीं कर सकती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को पूरी ताकत झोंक दी प्रचार में। उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई विपक्षी नेता ऐसा हो जिसको उन्होंने टारगेट ना किया हो। आजमगढ़ में इंडी पर प्रहार, यानी कि जो विपक्षी दलों का गठबंधन है उस पर प्रहार करते हुए नागरिकता संशोधन कानून, जिसे CAA बोला जाता है, के नाम पर झूठ फैलाने वालों को निशाने पर लिया। कहा कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने का प्रयास किया गया है। वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस ने शरणार्थियों की उपेक्षा की और अब CAA को कोई खत्म नहीं कर सकता है। जौनपुर में काशी व अयोध्या के विकास की कहानी सामने रखी। भदोही में अखिलेश को समाजवादी शहजादा संबोधित किया और बोला कि पहले बुआ से नहीं बनी, अब बंगाल वाली बुआ से भी उनकी नहीं बन रही है। आजमगढ़ के निजामाबाद में मोदी ने कहा, पहली बार देख रहा हूं कि दुनिया के अखबारों के पहले पेज पर भारत के लोकतंत्र के उत्सव की खबर छाई हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ है, केजरीवाल ने मांगी थी 100 करोड़ की रिश्वत, हमारे पास पर्याप्त सबूत। ये स्टेटमेंट दिया है ईडी ने। ईडी ने गुरुवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध किया है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। एजेंसी के पास इसके विरुद्ध पर्याप्त सबूत हैं और इस बाबत गवाहों के बयानों का हवाला दिया गया। कोर्ट ने सिर्फ केजरीवाल पर आरोप लगाने वाले बयानों पर संज्ञान लेने और जिन बयानों के उन पर आरोप नहीं लगाए गए हैं उन्हें छोड़ देने पर ईडी को घेरा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या ईडी ने PMLA की धारा 19 के तहत केजरीवाल को दोषी मानने के कारण विश्वास के आधार पर सामग्री में दोनों तरह के बयानों पर विचार किया था। ईडी ने गुरुवार को जांच से जुड़ी फाइलें व केस डायरी भी पेश की और बताया कि जल्द ही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। इस पर कार्य चल रहा है। मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ कर रही है। गुरुवार को ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि ईडी के पास केजरीवाल के विरुद्ध पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सरकार ने 41 दवाओं की कीमतें घटा दी हैं। सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए मधुमेह, दिल और लीवर से संबंधित बीमारियों के इलाज के इस्तेमाल में होने वाली 41
दवाओं और 6 फार्मूलेशन की कीमतें कम कर दी हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी कि NPPA की हाल ही में हुई 143वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इस फैसले का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को आवश्यक दवाएं सस्ती दरों पर मिलें। फार्मा कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि दवाओं के कम कीमत की जानकारी डीलरों और स्टॉकिस्टों को दे दें। फार्मास्यूटिकल्स विभाग और राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल्स मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिन दवाओं के लिए अब कम कीमत चुकानी होगी उनमें एंटासिड, मल्टीविटामिन्स, एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक जैसी दवाएं शामिल हैं। कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद ईडी आरोपित को गिरफ्तार नहीं कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक फैसले में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की शिकायत पर विशेष कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद जांच एजेंसी आरोपित को PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार नहीं कर सकती है। जस्टिस अभय S. ओका और उज्ज्वल भुइयां पीठ ने कहा कि यदि ऐसे मामलों में आगे जांच के लिए आरोपित को हिरासत में लेना जरूरी है तो ईडी को विशेष अदालत में आवेदन देना होगा। यदि आरोपित विशेष अदालत में पेश होता है तो यह नहीं माना जा सकता है कि वह हिरासत में है। आरोपित का पक्ष सुनने के बाद विशेष अदालत को संक्षेप में कारण बताते हुए आवेदन पर अनिवार्य रूप से फैसला सुनाना होगा। कोर्ट हिरासत की अनुमति तभी देगा जब इस बात से संतुष्ट हो कि हिरासत में रखकर पूछताछ करना जरूरी है। 5 दिनों तक लू की चपेट में रहेगा उत्तर भारत। जो उत्तर भारतवासी हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो गई है ये कि बलूचिस्तान के चलने वाली शुष्क हवा ने उत्तर भारत में मौसम के मिजाज को गर्म कर दिया है। अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान का बड़ा हिस्सा लू की चपेट में आने वाला है। मौसम विभाग को आशंका है कि दिल्ली का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक पहुंच सकता है। IMD ने उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े हिस्से के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ज्ञात हो किसी क्षेत्र विशेष में सामान्य से 4 डिग्री से अधिक तापमान हो जाने पर वहां लू की स्थिति बनती है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि मुख्यमंत्री की अंतरिम जमानत अपवाद नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दिए जाने पर चल रही राजनीतिक चर्चा को विराम देते हुए गुरुवार को कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत देना कोई अपवाद नहीं है। कोर्ट ने जो महसूस किया वह आदेश में कहा है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि आदेश के आलोचनात्मक विश्लेषण का स्वागत है। इसके साथ ही कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर बाहर आने के बाद केजरीवाल द्वारा दिए गए बयान पर ईडी की आपत्ति दरकिनार कर दी है। कोर्ट ने कहा कि वह इसमें नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, किसी की कमजोरी की वजह से गुलाम जम्मू कश्मीर हमसे दूर हो गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पर परोक्ष रूप से कटाक्ष किया है। गुलाम जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और किसी की कमजोरी या गलती के कारण यह अस्थायी रूप से हमसे दूर हो गया है। जयशंकर ने महाराष्ट्र के नासिक में गुरुवार को आयोजित बंगबंधु भारत नामक एक कार्यक्रम में ये टिप्पणी की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रसिद्ध कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। यह पूछे जाने पर कि यदि भारत लक्ष्मण रेखा को पार करता है और गुलाम जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाता है तो चीन की प्रतिक्रिया क्या होगी, यह देखते हुए कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। विदेश मंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि लक्ष्मण रेखा जैसी कोई चीज़ है। गुलाम कश्मीर फिर से हासिल करने के संसदीय प्रस्ताव की पुष्टि करते हुए जयशंकर ने क्षेत्र में चीन की भागीदारी के ऐतिहासिक संदर्भ पर प्रकाश डाला और कहा कि ना तो पाकिस्तान और ना ही उसका पड़ोसी देश गुलाम जम्मू कश्मीर पर अपनी संप्रभुता का दावा कर सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र पर भारत का दावा वैधानिक है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि तो चाहिए और 50 लाख डॉक्टर, 30 लाख बेड। 2047 तक विकसित भारत के मद्देनजर स्वास्थ्य सेवाओं के हिसाब से 50 लाख से अधिक डॉक्टर चाहिए तो अस्पताल में 30 लाख और बेड उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है। नर्सों की संख्या भी 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ तक पहुंचानी होगी। औद्योगिक संगठन फिक्की और रिसर्च एजेंसी EY की डिकोडिंग इंडियाज हेल्थ केयर लैंडस्केप शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों और
बिस्तरों की संख्या में वृद्धि से भारत को विकसित देश के औसत के करीब पहुंचाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि एक दूसरे के पूरक मोदी और शाह। उमेश चतुर्वेदी, जो विपक्षी नेता मोदी के बाद शाह की बात कर भाजपा के विभाजन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वे पार्टी की कार्यप्रणाली और चरित्र से परिचित नहीं हैं। तो ये कोई खास आर्टिकल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक ही पार्टी के दो पक्षों की बात हो रही है। यानी कि यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि किस तरीके से अमित शाह का एक खेमा बन जाएगा और एक नरेंद्र मोदी का खेमा। इस तरीके से भाजपा दो फाड़ हो जाएगी, ये विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं। जबकि जो नरेंद्र मोदी हैं और अमित शाह, इन दोनों की ट्यूनिंग ज़बरदस्त है। कोई भी चुनाव ये जीतते हैं तो अपनी ट्यूनिंग से जीतते हैं। गुजरात में जो कुछ भी आपने देखा होगा कि इतना बवाल हुआ, दंगे हुए, लेकिन सब में दोनों निष्पक्ष रूप से बाहर आए और कोई भी उसमें इन पे आरोप नहीं लग पाया है। यहाँ पर किसी प्रकार का वंशवाद भी आरोप इन पर नहीं लग रहा है। लेकिन विपक्षी पार्टियाँ ये जरूर कह रही हैं कि मोदी के बाद शाह आएंगे कि नहीं आएंगे, या शाह आ सकते हैं। तो इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं जो इस आर्टिकल में बताया गया है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल, रोजगार सृजन की तेज होती गति। पिछले कुछ समय से बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है और आज वह 3.2% रह गई है। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है। आर्टिकल लिखने वाले हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर अभिनव प्रकाश। अभिनव प्रकाश इसमें बता रहे हैं कि भारत में रोजगार सृजन सदैव एक महत्वपूर्ण चुनौती रहा है। इसका मुख्य कारण जनसंख्या में अधिकांश हिस्सा युवा वर्ग का होना है। जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, भारत में रोजगार सृजन के कई नई गति आई है। कर्मचारी चयन आयोग ने 5 लाख से अधिक युवाओं की भर्ती की है, जबकि कांग्रेस 10 वर्षों में यानी कि 2004 से 14 के शासनकाल में केवल 2 लाख भर्ती कर पाई थी। रेलवे बोर्ड ने लगभग 5 लाख से अधिक युवाओं की भर्ती की है। संघ लोक सेवा आयोग ने पिछले 9 वर्षों में 50,906 उम्मीदवारों की भर्ती की है, जो कांग्रेस शासनकाल में 6,000 अधिक है। प्रधानमंत्री यानी 6,000 अधिक है, उन्होंने किया था 44,000। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा 10 लाख केंद्रीय सरकारी नौकरियों को भरने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से लगभग 9 लाख उम्मीदवारों की नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। इसी तरह आईटी, विनिर्माण, व्यापार और परिवहन सहित 9 संगठित क्षेत्रों में 1.5 करोड़ से अधिक नौकरियां सृजित की गई हैं। कोविड के बाद लगभग 5 करोड़ लोग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के पेरोल में शामिल हुए हैं। इनमें करीब 3.5 करोड़ लोग पहली बार ईपीएफओ के दायरे में आए हैं। मोदी सरकार की मुद्रा योजना के माध्यम से 40 करोड़ छोटे कारोबारियों को ऋण प्रदान किया गया है। 8 करोड़ लोगों ने पहली बार स्वरोजगार शुरू किया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आसान दर पर ऋण प्रदान कर सूदखोरी से मुक्त किया गया है। आगे आर्टिकल में बताया गया कि नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम के तहत अब तक कुल 13.38 लाख प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया गया है। 1 वर्ष के भीतर असंगठित क्षेत्र के 29 करोड़ श्रमिकों को सरकारी ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 6.2 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें जमीनी स्तर पर रोजगार की क्षमता बढ़ी है। पिछले 9 वर्षों में 5.47 लाख कॉमन सर्विस सेंटर भी खोले गए हैं। प्रत्येक केंद्र में 2 से 5 लोग कार्यरत हैं। ग्रामीण डिजिटल उद्यमों का भी सृजन हुआ है, जिनमें से 67,000 से अधिक महिला उद्यमी हैं। स्टार्टअप इंडिया के तहत SC/ST लाभार्थियों को 7,351 करोड़ से अधिक के ऋण दिए गए हैं। स्टैंड अप इंडिया के तहत 25,000 से अधिक SC/ST उद्यमियों को बैंक ऋण और व्यावसायिक सुविधा प्रदान की गई है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जो है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज पर पहली न्यूज़ है शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट की न्यूज़ को हम स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो इसके अलावा जो न्यूज़ है वो है कि इसी वर्ष $4 ट्रिलियन की आर्थिकी बन जाएगा भारत। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने गुरुवार को कहा कि भारत चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान $4 ट्रिलियन यानी कि 4 लाख करोड़ डॉलर की आर्थिकी बन जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष में जापान को पछाड़कर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। एक कार्यक्रम में सान्याल ने कहा कि कमजोर निर्यात
समेत विभिन्न चुनौतियों को देखते हुए देश के लिए 7% की दर अच्छी होगी। निश्चित रूप से चालू वित्त वर्ष में हम 4,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था होंगे। जापान अब 4100 अरब डॉलर के साथ हमसे थोड़ा सा ही आगे है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में कहा था कि भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत वर्तमान में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसका आकार करीब 3700 अरब डॉलर का है। सान्याल ने कहा कि जर्मनी 4600 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है और यह बढ़ नहीं रही है, इसलिए हमारे लिए अवसर ज़्यादा हैं। मार्च तिमाही के दौरान घरों की औसत कीमत 10% बढ़ी है। देश के शीर्ष 8 शहरों में जनवरी से मार्च 2024 की तिमाही के दौरान घरों की औसत कीमत में वार्षिक आधार पर 10% की बढ़ोतरी रही है। रियल एस्टेट डेवलपर्स की संस्था क्रेडाई की ओर से जारी गुरुवार को जो एक रिपोर्ट है उसके अनुसार इस दौरान बेंगलुरु में घरों की कीमतों में सबसे ज़्यादा 19% की वृद्धि रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन 8 शहरों में घरों की कीमतों में वृद्धि 4% से 19% तक रही है। 1.5 वर्ष में 10,000 GPU खरीदेगा भारत। केंद्र की अगली सरकार देश की मौजूदा कंप्यूटिंग क्षमता को बढ़ाने का काम प्राथमिकता के तौर पर करेगी। इस बात के संकेत नीति आयोग के पूर्व CEO और G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने कही है। गुरुवार को उन्होंने बताया कि भारत अगले 18 महीनों में 10,000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे GPU बोला जाता है, को खरीदने जा रहा है। कांत ने कहा कि देश की मौजूदा कंप्यूटिंग प्रणाली को सक्षम बनाने के लिए यह जरूरी होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल पेज से, और इसमें सबसे पहली जो न्यूज़ हम ले रहे हैं कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री की सफल रही सर्जरी, हालत बेहद गंभीर। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको की 5 घंटे चली सर्जरी सफल रही है। वह होश में हैं, हालांकि उनकी स्थिति बेहद गंभीर स्थिति में बनी हुई है। उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि ICU में रखा गया है। फिको पर बुधवार को एक कार्यक्रम से निकलने के बाद फायरिंग की गई थी। इस दौरान उन्हें 2 गोलियां लगी थीं। फिको पर यह हमला सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल है, क्योंकि कई बॉडीगार्ड से घिरे होने के बावजूद उन पर काफ़ी नज़दीक से फायरिंग की गई। स्लोवाकिया की निवर्तमान राष्ट्रपति ने गुरुवार को कहा कि देश के राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख गोलीबारी के बाद राजनीतिक विभाजन को कम करने के लिए बैठक करेंगे। यूक्रेन समेत वैश्विक मुद्दों पर पुतिन और शी के बीच बनी गहरी समझ। यूक्रेन युद्ध के बीच चीन की 2 दिवसीय यात्रा पर गुरुवार को पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने संयुक्त बयान में शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के शक्तिशाली प्रतिद्वंदी रहे 2 देशों के बीच भागीदारी के एक नए युग का वादा किया है। कहा कि दोनों देशों की संधि विश्व के लिए शांति और स्थिरता का संदेश देती है। उन्होंने रूस और चीन के बीच पहले से मजबूत रक्षा और सैन्य संबंधों को और सुदृढ़ करने का संकल्प लिया है। इसके साथ ही वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका के आक्रामक व्यवहार की निंदा की है। इस तरह जिनपिंग ने साफ संकेत दिए हैं कि यूक्रेन समेत सभी वैश्विक मुद्दों पर रूस और चीन के बीच गहरी समझ है। वे उनके संबंधों को कमजोर करने वाले किसी भी पश्चिमी दबाव का प्रतिरोध करते हैं। चलिए, तो ये आज का यानी 17 मई 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।